नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। बलात्कार के बाद हत्या के आरोपी को मिली धमकी के बाद पुलिस ने आरोपी की ऑनलाइन पेशी कराई। वर्चुअल पेशी के बाद आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। पुष्कर के निकटवर्ती ग्राम खोरी स्थित बैद्यनाथ की पहाड़ियों में 11 वर्षीय मासूम के साथ बलात्कार और हत्या के आरोपी सुरेंद्र को पेशेवर बदमाश और कथित सोशल मीडिया अकाउंट से लगातार धमकियां मिल रही हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 वर्षीय मासूम के साथ जघन्य अपराध के बाद आरोपी को लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप कथित सदस्य भूपेंद्र सिंह खारवा द्वारा सोशल मीडिया पर मारने की धमकी के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क है। इसी के चलते अब आरोपी सुरेंद्र उर्फ संधू को अजमेर जिला पुलिस प्रशासन विशेष सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच न्यायालय में पेश करेगा। साथ ही आरोपी की पैरवी करने वाले अधिवक्ता को भी सुरक्षा घेरे में न्यायालय लाया जाएगा। पुष्कर के निकटवर्ती ग्राम खोरी स्थित बैजनाथ की पहाड़ियों में 11 वर्षीय मासूम के साथ बलात्कार और हत्या के आरोपी सुरेंद्र को पेशेवर बदमाश द्वारा धमकी दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 वर्षीय मासूम के साथ हुए जघन्य अपराध के बाद आरोपी को लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप कथित सदस्य भूपेंद्र सिंह खारवा द्वारा सोशल मीडिया पर मारने की धमकी के बाद पुलिस प्रशासन ने सतर्कता दिखाते हुए आरोपी की पेशी ऑनलाइन कराई। उसके बाद मजिस्ट्रेट ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। पुलिस ने आरोपी को विशेष सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुष्कर से अजमेर सेंट्रल जेल पहुंचाया। हमने उनको पहले गिरफ्तार किया था, कल पेश किया था माननीय न्यायालय में कि उस आदमी को हम पीसी लेवें और उस घटनास्थल की तस्दीक और उसके कपड़े वगैरह जब्त करने थे। तो हम कल तो उसको पीसी लिया था। आज पीसी की अवधि पूरी होने पर हमने उसको 15 दिन के जैसी रिमांड के हिसाब से भेजा है। तो श्रीमान मजिस्ट्रेट महोदय से सामने पेश किया था, उसको जो वीसी के जरिए पेश करवाया है, जिसमें उस आदमी को 15 दिन की जेसी के लिए श्रीमान। मानसून के तहत आपदा प्रबंध के एनडीआरएफ के कमांडर पंकज चौधरी अजमेर पहुंचे, जिन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एनडीआरएफ कार्यालय पर सलामी गार्ड द्वारा कमांडर चौधरी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद चौधरी ने सलामी गार्ड का निरीक्षण किया। वहीं एनडीआरएफ कंपनी के प्रशासनिक भवन में स्टोर और मैस का भी उन्होंने निरीक्षण किया। कंपनी में मौजूद उपकरणों का निरीक्षण अधिकारियों की मौजूदगी में पंकज चौधरी द्वारा किया गया। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मानसून में आपदा प्रबंधन को देखते हुए शुक्रवार को एनडीआरएफ कंपनी द्वारा अजमेर में मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसके लिए आज गुरुवार को कंपनी के जवानों के साथ बातचीत व रणनीति बनाई जाएगी। एक ऐसी फोर्स है जो आपदा में बचाव और राहत का काम करती है, जिसकी कि राजस्थान की एसडीआरएफ के जो बटालियन हेडक्वार्टर है, उसकी 8 कंपनियां हमारी संभाग मुख्यालयों पे हैं, जिसमें कि एक मुख्यालय आपका अजमेर का है। और आपदा में अगर देखें तो आपदा में जैसे मानसून का सीज़न चल रहा है, तो उसमें बाढ़ बहुत एक अहम रोल प्ले करता है, जिसमें बाढ़ में लोगों के डूबने, कुओं में लोगों के फंसे होने को, उनके बचाव को लेके। इसके अलावा अन्य जो बिंदु हैं, जैसे रोड एक्सीडेंट्स वगैरह की बात आती है, बिल्डिंग कोलैप्स की बात आती है, तब तमाम ऐसे आपदा जो कि जिसको प्राकृतिक और मानव जनित दोनों कह सकते हैं, जो है जिसमें जवानों की जो भूमिका है और जो एसडीआरएफ का स्लोगन है आपदा सेवा कटिबद्धता, तो इसमें मुझे लगता है कि जवानों का जो मनोबल है, जवानों की जो इच्छा शक्ति है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान। तो इस संदर्भ में इस कंपनी का निरीक्षण किया। बहुत यंग युवा फोर्स है ये, और बहुत बेहतर रेस्क्यू उन्होंने किया है काफ़ी समय से, और इनकी काफ़ी तारीफ होती है, जो कि नई फोर्स है और इस फोर्स में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जहाँ तक इक्विपमेंट की बात है, तमाम जो तकनीकी दक्षता है, नए इक्विपमेंट्स हैं, उनको एसडीआरएफ को पीएचक्यू से हमारे एडीजी साहब के निर्देशन में सारे बटालियंस को, सारे कंपनीज को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट कड़ी है कि इनका जो अभ्यास है, क्योंकि जैसे एक स्पोर्ट्समैन के लिए अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह एसडीआरएफ के जवानों के लिए अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनके जो अभ्यास सत्र है, इनका जो फिजिकल फिटनेस है, इनकी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन तमाम बिंदुओं को, इनकी समस्याओं को लेके, इनके अन्य बिंदुओं को लेके आज इनसे रूबरू हुए और बहुत अच्छे फीडबैक्स मुझे मिले हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इनको हम ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात कि जो आप काम करते हैं, उस काम का रिकॉग्निशन आपको होना चाहिए। अब सपोज आप बचाव में आप काम कर रहे हैं, लोगों के जीवन बचा रहे हैं, तो ये सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमें एक भगवान के प्रतिनिधित्व के रूप में हमें जो है रेस्क्यू में हमें जाने का मौका मिलता है। जो हर किसी को बचाव का मौका नहीं मिलता, जो हर किसी को किसी की जान बचाने का मौका नहीं मिलता। जो हम चाहते भी तो हमारे पास इक्विपमेंट, हमारे पास संसाधन, हमारे पास संस्थाएं नहीं है। तो एसडीआरएफ इस मामले में बहुत विशेष है
और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब से ये बटालियन नई बटालियन इस्टेब्लिश हुई है उससे लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। और आप देखेंगे पूरे राजस्थान में सब जगह जहाँ भी रेस्क्यू होते हैं तो एसडीआरएफ की अब धीरे धीरे डिमांड बढ़ रही है। जो लोग उम्मीद रख रहे हैं कि एसडीआरएफ आएगी और हमें बाहर निकालेगी। आज अभी देखिए, अभी हाल में अभी आज देखेंगे तो एक सीकर में, एक पाली सोजत में, आप तमाम जगह रेस्क्यू चल रहे हैं जो है। और एसडीआरएफ कोटड़ा क्षेत्र में रहने वाले तेजपाल सिंह नामक व्यक्ति ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। किशनगंज थाना क्षेत्र कोटड़ा निवासी तेजपाल सिंह नामक व्यक्ति द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। रात्रि को श्री राजेंद्र सिंह ने उपस्थित थाना को बताया कि मेरा साला है तेजपाल सिंह सनोप सोन सिंह, जाति रावत, निवासी रावतंग मोहल्ला कोटड़ा, जो अपने कमरे में फांसी लगाकर मृत्यु हो गई। इसको जेल में ले गए, मृत घोषित कर दिया। अल्पसंख्यक समाज से जुड़े हुए बोर्ड और निगम में नियुक्ति नहीं होने पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन देकर नियुक्तियों की मांग की गई। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन देकर अल्पसंख्यक समाज से जुड़े विभागों में नियुक्ति करने की मांग की। इस संबंध में भाजपा प्रवक्ता सैयद अफसान चिश्ती ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार का आधा कार्यकाल बीत चुका है, लेकिन अल्पसंख्यक समाज से जुड़े हुए बोर्ड और निगम में नियुक्ति तक नहीं हुई है। सरकार की अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ नीतियां साफ दिखाई देती हैं, इसलिए सरकार नींद से जाग जाए। प्रदेश में चल रही मौजूदा कांग्रेस सरकार की अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ जो नीतियां हैं उसके विरुद्ध आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के समस्त कार्यकर्तागण, नेतागण कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि ये सरकार जो सो रही है वो नींद से जाग जाए और जिस समाज का एक मुश्त इन्होंने वोट लिया है उस समाज का कुछ भला करने का काम करें। इस सरकार का आधा कार्यकाल बीत चुका है और अब तक अल्पसंख्यक समाज से जुड़े हुए निगम और बोर्डों के अंदर नियुक्तियां तक नहीं हुई हैं। मैं स्वयं राजस्थान मदरसा बोर्ड का सदस्य था, हमारा कार्यकाल 6 महीना बाकी था, उससे पहले ही मुख्यमंत्री जी ने समाप्त कर दिया और उस बोर्ड का गठन आज तक नहीं हुआ है। आप बताइए, जब तक अल्पसंख्यक समाज से जुड़े हुए जो बोर्ड और निगम हैं उनके अंदर अध्यक्ष की और मेंबरों की नियुक्ति नहीं होती है तो हमारे समाज के जो मुद्दे हैं उनको सही पटल पर कौन उठाएगा। इस सरकार ने उर्दू भाषा को ख़त्म करने का भी काम किया है। इस सरकार ने जो अल्पसंख्यक समाज के छात्र हैं उनकी जो छात्रवृत्ति होती है उसको भी रोकने का काम किया है। यहाँ तक कि केंद्र सरकार से जो फंड आता है ये लोग उसको भी अपने नाम से राजस्थान में जारी करते हैं और वाहवाही लूटने का प्रयास करते हैं। जनता त्रस्त है। हर मोर्चे के ऊपर मौजूदा राजस्थान सरकार जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के अधीन अगुवाई में चल रही है, हर मोर्चे पर विफल रही है। चाहे सामाजिक मोर्चे हों, चाहे आर्थिक मोर्चे हों, अपराध की दृष्टि से भी हमारा प्रदेश अग्रणी बन चुका है। जो राजस्थान शांति का निशान है पूरे मुल्क के अंदर, जो राजस्थान पूरे मुल्क के अंदर शांति के लिए, अमन चैन के लिए जाना जाता है, उस प्रदेश की छवि को भी धूमिल करने का काम इस मौजूदा सरकार ने किया है। आज भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अजमेर शहर द्वारा राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार को होश में दिलाने के लिए कि आपकी सोई हुई जो सरकार है राजस्थान के अंदर 2.5 वर्ष के अंदर जो अल्पसंख्यकों की अनदेखी करी जा रही है, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए आज से हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है कि जो इन्होंने 2.5 वर्ष के अंदर जो 2.5 लाख से 3 लाख जो मदरसों के अंदर ऑनलाइन जो स्कूलों में शिक्षा चालू है वो मदरसों में शिक्षा चालू नहीं है, उसको बंद कर रखा। इससे 2.5 से 3 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में है। मदरसों की स्थिति बहुत ख़राब है। उसी के साथ साथ मुस्लिमों की बिल्कुल अल्पसंख्यकों की अनदेखी की जा रही है। इसी का उदाहरण है कि आरपीएससी की जितनी भी नियुक्तियाँ हुई हैं उसके अंदर अल्पसंख्यकों को कोई भी तवज्जो नहीं मिली है। इसी प्रकार अल्पसंख्यकों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है एजुकेशन के लिए, वो भी छात्रवृत्ति बंद कर दी गई है। हायर एजुकेशन लोन है उनको भी बंद कर दिया गया है। अल्पसंख्यकों के जो बोर्ड और निगम है उनको भी बंद कर दिया गया है।
इससे सफ़ा दिखता है कि जो ये सरकार अल्पसंख्यकों के दम पर बनी है वो सरकार अल्पसंख्यकों की अनदेखी कर रही है। तो इस सरकार को जगाने के लिए आज हम कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। आगामी दिनों में आज हम एक साधारण तौर पे वो ज्ञापन दे रहे हैं। आगामी दिनों में इस आंदोलन को तेज करके अशोक गहलोत सरकार को जगाकर अल्पसंख्यकों के अलबरगेट थाने में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। मजार देवासी व्यक्ति के मोबाइल से शातिर द्वारा 3 बार OTP पूछकर उसके खाते से 23,000 निकाल लिए। इनके जो है खाते से हज़ारों रुपए निकाल लिए। भाई साहब कौन सा बताइए, आप मैसेज बताइए आपका। हाँ मैसेज बताइए आपका। देखिए ये कौन से बैंक में अकाउंट है आपका? बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है इनका अकाउंट है। इन्होंने जो है अभी देखिए अलबरगेट थाने के बाहर ही है हम, और अलबरगेट थाने में जो है इन्होंने अपनी शिकायत दी है। ये पहला मैसेज है। पहला मैसेज जो है ये वो मैसेज है जो उनके आया। पहले क्या लेकर 3400 रुपये, मतलब 3,421 रुपये निकाले पहले मैसेज में। अच्छा दूसरे में कौन से वाला है? फिर दूसरे में निकाले 8,953 रुपये। ये देखिए 8,953 रुपये आप देख सकते हैं लाइव टेलीकास्ट स्वामी इंस्टीट्यूट के फेसबुक पेज के माध्यम से। और ये तीसरा मैसेज है। तीसरा OTP पूछा तो 1,100 रुपये, लगभग 1,100 रुपये निकाले है ना। 3 बार मैसेज आया आपके पास में? 4 बार आया। ये चौथी बार जो है लगभग 9,872 रुपये निकाले। वैसे तो ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है और मेरे खाते से मतलब मेरे को बातों में लेके और 2-3 बार उसने OTP भेजे, तो OTP पूछ लिया और उससे मेरे खाते से लगभग 24,000 रुपये निकल गए। कैसे, क्या फ़ोन आया था आपके पास में? मतलब फ़ोन ये आया था, उसने sign.com के जरिए मतलब मेरे को एक लिंक भेजा था। उसने बोला था कि सर आपका रिज्यूम है वो ICICI बैंक में शॉर्ट लिस्ट हो गया है, अगर आपको ये जॉब करनी है तो मतलब आप हमारे दिए गए लिंक पे जाके रजिस्ट्रेशन करें, 50 रुपये फीस देकर आपको मतलब इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। तो जब मैंने उस पर रजिस्ट्रेशन किया तो रजिस्ट्रेशन तो हो गया, लेकिन जब मैंने फीस देने के लिए अपने ATM कार्ड की डिटेल उसमें भरी और ट्रांजैक्शन करने की कोशिश की तो 3 बार ट्रांजैक्शन करने के बावजूद भी ट्रांजैक्शन असफल रहा। लेकिन जब मैंने अपना खाता चेक किया तो बिना ट्रांजैक्शन हुई उसमें से 3421 रुपये निकल गए, 121 रुपये निकल गए। जब मैंने उसको वापस फ़ोन किया मैंने कि भाई उसमें ट्रांजैक्शन तो हुआ नहीं, फिर कैसे पैसे कटेंगे? तो बोला भी आपके खाते में मतलब कोई सर्वर की वजह से सर्वर में दिक्कत की वजह से ऐसा हो गया और आप टेंशन मतलब मैं वापस ये पैसे आपके खाते में डाल रहा हूँ और आपका वेरिफिकेशन करने के लिए मैं आपको मतलब एक लिंक वो OTP भेज रहा हूँ, आप मेरे को OTP बताओगे तो ये जो पैसे निकले वो आपके खाते में आ जाएंगे। तो जब उसने पहला OTP भेजा तो मैंने उसको बताया तो बोला अभी थोड़ी देर बाद बोला कि भाई टाइम आउट हो गया, मैं दूसरा भेज रहा हूँ। दूसरा भेजा, फिर मैंने उसको बताया तो बोला ये गलत हो गया, इसमें एक डिजिट आपने गलत बता दिया, ऐसे जैसे नहीं हुआ। तो उसने तीसरी बार फिर भेजा, फिर मैंने बताया तो उसके बाद फिर उसने कहा ठीक है अब आप वेट कीजिए, आप थोड़ी देर में आप अपना अकाउंट चेक करिएगा तो आपके खाते में वो पैसे आ जाएंगे। जो 5-7 मिनट बाद मैंने जब अपना खाता चेक किया तो जो 20,000 रुपये जो बच्चों बचे थे वो भी जा चुके थे, केवल 205 रुपये बचे थे। फिर जब मैंने उसको वापस कॉल किया तो वो बोला कि सर आप टेंशन मत लीजिए, ये मतलब आपके मतलब तो सर्वर में खराबी की वजह से ऐसा हो रहा है और मैं आपके खाते में 24 घंटे के अंदर ये पैसा वापस आपके पास आ जाएगा और अगर नहीं आए तो आप मेरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर देना और अगर 24 घंटे से पहले आपने अपना खाता फ्रीज कराया या पुलिस में रिपोर्ट दी तो ये पैसे नहीं आएंगे। तो मैं उसकी बातों में आ गया और इसलिए मैं 24 घंटे तक मतलब उसका वेट करता था। तो 22 तारीख 1:30 बजे के बाद से 23 तारीख शाम को भी मैंने उसको फ़ोन किया तो बोला कि सर भाई आपका जो ATM कार्ड है वो थोड़ा ब्लॉक हो गया, आप दूसरा ATM कार्ड प्रोवाइड करवाओ तो फिर मैं उसमें भेजूँगा। तो मैंने कहा अभी एक बार तो तुमने फ्रॉड कर लिया तो मैं दूसरा कार्ड तेरे को दे दूँ, उसकी डिटेल तो तू उस वजह से भी निकाल लेगा। ऐसे करके फिर मैंने फ़ोन काट दिया, तब मेरे को थोड़ा लगा कि ये फ्रॉड आता है। तो ऐसे करके कितनी बार OTP पूछा आपसे? OTP से मैंने उसको 4 बार बताया, 4 बार उसने भेजा था और 4 बार मैंने उसको बताया। तो नौकरी लगवाने को लेकर था मतलब ये? हर बार वो ये कहता रहा कि गलत हो गया या टाइम आउट हो गया, मतलब उसने एक जो सबसे लास्ट बार चौथा भेजा तब उसने कहा अभी ओके, उससे पहले जो 3 थे वो उसने कोई भी गलत बता दिया, कभी टाइम आउट बता के ऐसे करके उसने 4 बार भेजे। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं मदार एरिया में रहता हूँ, नाड़ी मदार, वार्ड नंबर 54। जैसा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को, अजमेर वासियों को बताना चाहूँगा कि मेरे ही वार्ड के निवासी एक राजेंद्र कुमार जी है, अभी बेरोजगारी का आलम सब तरफ चल रहा है, तो उसके तहत इन्होंने भी Shine.com पे एक अपनी जॉब के लिए तलाश कर रहे थे ऑनलाइन, तो इन्होंने Shine.com पे इन्होंने लॉगिन किया था जिसमें इनको बताया गया कि 49 रुपये की रसीद फीस कटेगी ऑनलाइन और उसके बाद में आपको ICICI बैंक में शायद ऐसा कुछ बताया था उसमें जॉब मिल जाएगी। रिज्यूम सेंड करने के लिए इनको एक एप्लीकेशन भी सेंड करी तो इन्होंने उस एप्लीकेशन को लॉगिन करके
इनके पैसा वैसा भी कटा शायद कुछ, और 2-3 बार OTP। मैं बताना चाहूँगा कि OTP किसी से शेयर नहीं करना है, ये इनकी गलती है कि इन्होंने OTP दूसरे लोगों से शेयर किया, जिसके तहत आज ये इस धोखाधड़ी के शिकार हो गए हैं। कितने पैसे निकाले लगभग कितने पैसे निकाले हुए इनके? लगभग इनके 24,000 रुपये 3-4 बारी में कटे हैं, और अकाउंट में अभी बैलेंस इनका शून्य हो चुका है। बहुत अच्छा हुआ, इनके ज़्यादा अमाउंट नहीं था अकाउंट में, अन्यथा और ज़्यादा हानि हो सकती थी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि सभी समझदार बने, जैसे कि प्रशासन भी सबको बताता है कि OTP किसी से शेयर ना करें। उसी का शिकार आज हमारे वार्ड के निवासी राजेंद्र कुमार जी भी हो गए हैं, जिनके साथ में 22 तारीख को 24,000 रुपये की ठगी हुई है। Shine.com के नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने रावण की बगीची क्षेत्र में कार्रवाई की। यहाँ अतिक्रमियों ने अवैध बाड़ा बनाकर जमीन पर कब्जा कर रखा था। नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रावण की बगीची क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया गया। इस संबंध में नगर निगम अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कबाड़ी द्वारा नगर निगम की जमीन पर बाड़ा बनाकर कब्जा किया हुआ था, जिसे आज हटा दिया गया है। था तो मैंने एक रोड बनवाई थी, तो रोड पे काफ़ी यहाँ पर अतिक्रमण हो रखा था, और गाय का बाड़ा भी जो यहाँ पे बना के हमारे कैलाश जी कबाड़ी है, इन्होंने बाड़ा भी बना रखा था, तो उस गाय से भी परेशानी हो रही थी। आए दिन नाली ब्लॉक हो जाती थी, पूरे रोड पर गंदगी फैल जाती थी। इस तरह आज अजमेर शहर को एक स्मार्ट सिटी, क्लीन और ग्रीन सिटी बनाने का एक सपना महापौर जी का और पार्षदों का है, और हम जनता का भी है। कोरोना महामारी चल रही है, हरियाली की कमी है, ऑक्सीजन की कमी रहती है। उस चीज़ को लेते हुए अभी 25 तारीख से हम लोग एक पेड़ पौधे लगाने का नगर निगम के द्वारा कार्यक्रम चालू करने वाले हैं। उसको देखते हुए ये रोड साफ होगा, उसके बाद यहाँ पर पेड़ पौधे लगेंगे, ताकि यहाँ बस्तियाँ हैं, बस्तियों में बीमारी फैल जाती है, दारू पी के लोग डेथ हो रही है। तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग हटाकर और यहाँ पर हरियाली करेंगे और स्मार्ट वार्ड बनाएंगे। ये काफ़ी समय से लगा हुआ था यहाँ पर, और अतिक्रमण भी बाहर फैला हुआ था। एक ट्रक आप देख रहे हैं जो अभी तक नहीं हटा, कहने के बाद भी अगर ये भी ये लोग नहीं हटाते तो निगम की कार्रवाई द्वारा एक ट्रक उठा के ले जाया जाएगा, क्योंकि ये नगर निगम का रोड है, किसी का पर्सनल संपत्ति नहीं है। निगम की संपत्ति जनता के लिए होती है, और जनता के स्वास्थ्य को देखते हुए यहाँ पर हम लोग हरियाली करवाना चाहते हैं। क्योंकि बगीची में फिर कैलाश जी कबाड़ी में अस्थायी अतिक्रमण काफ़ी कर रहा था, तो अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। तो कबाड़ी का सामान था काफ़ी अपनी सीमा से बाहर रख रखा था, और दूसरा जैसे कि आप देख रहे हैं नगर निगम की जो जमीन है उस पर ही उन्होंने ये बाड़ा बना रखा था, और बाड़े में जानवर रख रखे थे। तो जानवर यहाँ से हटा दिए कांजी टीम ने, कांजिया उसकी टीम ने, और ये अस्थायी अतिक्रमण जो है ये वो अपने स्वयं से ये भैया 40 साल से है हमारे पास। हाँ। और यहाँ की पूरी सारी ये रोड भी उन्हीं की जगह पे से निकली हुई है। हाँ। और उसके बावजूद निगम वाले परेशान कर रहे हैं, तो हटाने के लिए बोल रहे हैं, और हटा रहे हैं गाय वाय हमारी। तो हाँ। गाय ये तो नहीं लेके हमने हटाई हमारी गाय, और हमारा अतिक्रमण नहीं, हमारे सामने दीवार है, हमारा ऑफिस है सामने। हाँ। हमारे दरवाजे खिड़की। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन बचाव है। गुरुवार को 45 से अधिक आयु के लोगों को कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगाया गया। स्वामी ग्रुप के CMD कंवर प्रकाश कृष्णा ने भी इस अवसर पर अपना दूसरा डोज लगवा लिया है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार द्वारा निःशुल्क वैक्सीनेशन लगातार जारी है। इस क्रम के तहत आज भी JLN अस्पताल में 18 से 44 आयु वर्ग के व्यक्तियों को कोविशील्ड व 45 से ऊपर के व्यक्तियों को कोविशील्ड व कोवैक्सीन लगाई गई। आज JLN में कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों 18 से 44 और 45 प्लस वाले एज ग्रुप्स में फर्स्ट एंड सेकेंड डोजेस लग रही हैं। सभी शहरवासियों से रिक्वेस्ट है कि ओपन स्लॉट से आके अधिक संख्या में वैक्सीनेशन लगवाएं और अपने आप को सुरक्षित। महाराणा प्रताप B ब्लॉक कॉलोनी क्षेत्रवासियों ने पानी की पाइपलाइन का सीवरेज लाइन टूट जाने पर कलेक्टर को ज्ञापन देकर व्यवस्था सुधारने की मांग की। महाराणा प्रताप B ब्लॉक कॉलोनी क्षेत्रवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर समस्या से अवगत कराया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि गैस के लिए खोदी जा रही सड़क के कारण पानी की पाइपलाइन व सीवरेज कनेक्शन टूट गए। इस कारण से क्षेत्रवासियों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर से निवेदन किया गया है कि इस समस्या को जल्द से जल्द सुधारने की व्यवस्था कराई जाए। और हमारी समस्या ये है कि IGL कंपनी द्वारा खोदी जा रही गैस पाइपलाइन, उसके द्वारा उन लोगों ने पाइपलाइन तोड़ दी, पानी की सीवरेज कनेक्शन तोड़ दिए, सड़कें तोड़ दी। हम अगर ADA की कॉलोनी में रहते हैं और ADA की कॉलोनी में अगर ये मूलभूत सुविधा भी हमको नहीं मिल पाएगी तो हमारा इस कॉलोनी में रहना बेकार है। उसके अलावा हम कलेक्टर साहब से एक बार और निवेदन करने के लिए आए हैं कि या तो हमारी सुनवाई 2 दिन में हो जाए। हमको पानी के लिए कलेक्टर से मिलना पड़ेगा क्या? सड़क के लिए कलेक्टर के पास आना पड़ेगा क्या? किसी भी चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ के भी हम लोग कलेक्टर के पास आएंगे
तो वो लोग हमारी सुनवाई कैसे करेंगे। दूसरे में हमने इतना इनको प्रतिबंध कर दिया है, हमारी कॉलोनी को एकता देखता हुआ। अभी हमने 4 दिन पहले इन लोगों की चाबियाँ निकाल ली थी, ये लोग आए, हमसे माफ़ी मांगी, फिर भी हमने इनको टाइम पास करवा दिया। मैंने कहा चलो इनको कोऑपरेट करा। उसके बावजूद भी आज 15 दिन हो गए, किसी भी नल में पानी नहीं है। क्या पानी के बिना कोई रह सकता है? क्या उच्च अधिकारी के घर में एसी है? क्या बिना पानी के वो रह सकते हैं? तो हम लोग बिना पानी के कैसे रह सकते हैं? रोड पूरी टूटी हुई है, टैंकर अगर हम बुलाना चाहेंगे तो टैंकर भी नहीं आ पा रहा है। इतने बड़े बड़े खड्डे हो गए वहाँ पे कि टैंकर का ट्रैक्टर भी अलाउ नहीं होता वहाँ पे। अभी हम लोग कलेक्टर महोदय से मिलके आए हैं। कलेक्टर साहब ने पीएचडी के एक्शन को बुलवाया है और आईजीएल कंपनी के प्रतिनिधि को बुलाया है और आज की तारीख में उनको ठीक करने का कहा है। अगर आज नहीं होता है तो हम 2 दिन बाद में कलेक्टर साहब के बाद धरने में बैठ जाएंगे। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज।